आज ओपन डोर कार्यालय में हमारे साथ उपस्थित हैं यशोधर डबराल जी। यशोधर डबराल जी आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और समय समय पर लेखन से, वाचन से और तमाम सामाजिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। तो आज बात करेंगे हम डबराल जी से विशेष मुद्दा पलायन पर। जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। अमन जी, आपने अपने स्टूडियोज़ में मुझे बुलाया और एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उस पर आप चर्चा करने जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि पलायन जो है, ख़ास तौर पर पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा दर्दनाक है ना? क्योंकि पलायन पहाड़ के लिए एक हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है, क्योंकि जब पहाड़ बसे होंगे तो तब इधर प्लेन्स से लोग गए वहाँ पर, है ना? तो ये पहले इधर से माइग्रेशन उधर के लिए हुआ और अब ये जो समय आया है, अब वो पहाड़ों से फिर से पलायन वापस होने लगा है। यानी कि इसे हम एक तरीके से रिवर्स बोल सकते हैं कि जो पहले मतलब आप उधर। कहना चाहते हैं कि जब एक समय पे यहाँ अफरा तफरी फैली मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल मुगल बिल्कुल शासनकाल था बिल्कुल और बिल्कुल लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उस समय पे लोग भाग करके पहाड़ी क्षेत्र में गए, वनों में गए। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना ये है। धर्म तो रक्षा के लिए तब धर्म गए। रक्षा के हाँ लिए, हाँ, अपनी रक्षा के लिए, अपनी जी जी जान जी बचाने जी, के लिए। बिल्कुल 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 और आज स्थिति दूसरी है। दूसरी वहाँ हो गई। आज पलायन मुझे लग रहा है कि सुविधाओं के अभाव में भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। पलायन के कई मुद्दे हैं। पलायन सिर्फ एक ही मुद्दे से नहीं होता है, उसमें जैसे आपदा है तो आपदा से भी पलायन होता जी। है ना? हाँ, भूस्खलन होता है, हाँ, फसलें खराब होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जी। बेरोजगारी है। भाई, आपके पास रोजगार नहीं है तो आप क्या करेंगे? जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ से पलायन करेंगे। तो पहाड़ों के परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज़ें लागू होती हैं। एक तो बेरोजगारी, दूसरा आपदा, तीसरा हिंसा, और चौथा कारण जो होता है वो पलायन का, वो हालांकि पहाड़ में लागू नहीं होता, लेकिन एक होता है दंड का जो भय होता है कि भाई आप किसी समाज में रह रहे हैं और वो समाज आपको दंडित करने की कोई व्यवस्था, निष्कासन कर जैसे देता कोई है। कोई हाँ, इस तरीके की बातें होती जिसको हैं। कहते हैं हुक्का पानी बंद बिल्कुल करना। बिल्कुल। तो उससे भी पलायन होता है। लेकिन हम पहाड़ों की अगर बात करें, जैसे कि आज का आपने विषय रखा है कि हम पहाड़ों के पलायन की बात कर रहे हैं, तो वो पलायन है रोज़गार की कमी, बेरोज़गारी होना पलायन को मतलब लेकर एक आया तो आप ये हमारे। कहना चाह रहे हैं कि पलायन मजबूरी में होता है जी 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 है जी ना? जी, वो मजबूरी किसी भी तरह की हो सकती है, दैवीय बिल्कुल आपदा बिल्कुल हो बिल्कुल सकती है, या सामाजिक ताना बाना हो सकता है, बिल्कुल या सुविधाओं का अभाव हो अभाव सकता हो है। सकता है। मैं एक बात और आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपको ध्यान होगा कि जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो कारगिल में जो पाकिस्तानी घुसपैठिए आए थे, जी जी उनके जी, सैनिक जम करके बैठ गए थे, तो उसकी सूचना एक चरवाहे ने दी थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चरवाहे का मतलब वहाँ का स्थानीय नागरिक था, हाँ जी हाँ जी, है ना? हमारी सेना पीछे आ गई थी। जब गिरता है, बिल्कुल बर्फ गिरता बिल्कुल। है, तो सीमाएं खाली कर दी जाती थी। हाँ जी, उस संधि का टूटना भी हुआ है। वही स्थिति कहीं पहाड़ में तो नहीं हो जाएगी? उत्तराखंड में तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि हमारी 345 किलोमीटर सीमा तो मिलती है चीन से, चीन से। और एक काफ़ी 100 किलोमीटर से ऊपर की सीमाएं हमारी मिलती है नेपाल से। तो नेपाल से तो उतना खतरा फिर भी नहीं होता, लेकिन चीन से जैसा कि आजकल तनाव चल रहा है, जी, तो ये 345 किलोमीटर की सीमा क्या हमारी सेना ने इसको कवर कर रखा होगा? नहीं कर रखा है जैसी जानकारी है। तो स्थानीय नागरिक अगर पलायन कर जाएंगे तो फिर ये तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल कौन सूचना देगा, कौन बिल्कुल। बताएगा? ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, वो कारगिल वाला। उसी मुद्दे को मैं लाने वाला था कि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित रखनी है तो हमारे जो सीमांत गांव हैं उनको पहले हमें बसाना होगा, मतलब वहाँ वसीकत हमें कायम रखनी होगी। अगर वहाँ से पलायन हो रहा है तो समझिए कि हम अपनी असुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है इसके लिए, आप अब कुछ बताएं? सरकार तो कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ना कि बेरोज़गारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो सब चीज़ें जब आंकड़े में आती हैं सामने और व्यक्तिगत रूप से आदमी भुगतता है उन
चीज़ों को, तो फिर निश्चित है वो पलायन तो हो गए, क्योंकि पहाड़ों में अभी भी ये स्थिति है। हम सीमांत की ही बात क्यों करें, हम तो मध्य क्षेत्र की बात करें या तराई की बात करें, तो मध्य क्षेत्र जो कि पहाड़ी इलाका, ठेठ पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर अभी हमारे पास शिक्षा के साधन नहीं है। चलिए हमने मान लिया कि शिक्षा आपने ग्रहण कर ली, फिर आपके पास रोजगार का संसाधन क्या है? कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपके पास आपको क्या उद्योग नहीं लगता है है। कि कितने गांव वहां से पलायन कर चुके होंगे या कितने लोग कर चुके होंगे? अब जो एक आंकड़ा है वो तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 12 जो सीमांत गांव हैं हमारे पास में, वो पूरी तरीके से खाली हो आदमियों चुके से हैं। खाली हो चुके हैं, निर्जन हो चुके हैं। अब ये समझ लीजिए 12 गांव एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और 1726 यानी 1726 ऐसे गांव हैं जिन्हें भूतहा गांव कहते हैं, यानी कि जहाँ पर घोस्ट भूत विलेज। रहते हो, घोस्ट विलेज बोलते हैं, यानी कि वहाँ भी कोई आबादी नहीं है। तो आप ये समझिए कि 12 सीमांत गांव वो और 1726 गांव वो, तो 1738 गांव का आंकड़ा तो सरकार के पास भी है कि वो पूरी तरीके से ये बिल्कुल मनुष्यहीन हो चुके हैं, भयावह है ना? आंकड़े ये हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये ठीक है, बेरोजगारी की समस्या है, बाढ़ की दैवीय आपदाएं और आती हैं। जी, सूखे का तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है नहीं पहाड़ में। पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भूस्खलन का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जानवरों का, बंदर और लंगूर बहुत सारी फसल बिल्कुल चौपट बिल्कुल कर जाते हैं, बिल्कुल। ये प्रभाव पड़ता है। और शिक्षा का है, भाई उच्च शिक्षा के लिए उतने विद्यालय नहीं है। जी जी जी। इन सब के बावजूद यदि सरकार प्रयास करे कि उन गांवों को पुनः आबाद कर दिया जाए, जैसे कि कुछ सैनिकों ने जाकर के रहना भी शुरू किया है, ये सूचनाएं मिल रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कौन सी सुविधाएं हैं, या लोग जाना पसंद करेंगे? अगर सुविधाएं मिल जाएंगी तो क्या गांव की तरफ लौटेंगे लोग? अमन जी, बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है। आकाशवाणी में मैं था तो योजना आयोग के, उत्तराखंड योजना आयोग के उपाध्यक्ष महोदय आए हुए थे, उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था और हमारे अधिकारी उनके साथ में इंटरव्यू कर रहे थे। तो जब वो निकल कर आए, तो क्योंकि वो इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि बार बार कह रहे थे कि आप गाँव की तरफ आएँ, युवा पीढ़ी गाँव की तरफ आए। वो खुद शहर में रहते थे। हाँ, वो कोटद्वार से थे। कि आए और सरकार बहुत मदद कर रही है, बहुत मदद कर रही है। तमाम वो अपने आंकड़े भी दे रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं सुनता रहा। रिकॉर्डिंग होने के बाद में मैं बाहर आया। वो जैसे ही ड्यूटी रूम में वो चेक की एक परंपरा होती है, तो वो वहाँ पर आए, तो मैंने हाथ जोड़ के मैं उनको प्रणाम किया। मैंने कहा मैं यशोधर डबराल हूँ और मेरी 5 पीढ़ियाँ यहाँ पर हो गई हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं गांव लौटूं, मेरी अगली पीढ़ी मेरे गांव में रहे। तो वो बोले हाँ आप जाइए, सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है। मैंने कहा एक चीज़ बताइए, मेरी 5 पीढ़ियाँ हो गई, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो एक उदाहरण हूँ ना। मेरी ऐसे बहुत हैं। मैं अकेला को एक बता रहा हूँ कि ऐसे ही और भी होंगे। मैं गांव लौटना चाहता हूँ, 5 पीढ़ियाँ मेरी हो गई, और लोगों का भी ऐसा ही किस्सा होगा। 5 नहीं तो 2 और 3 होंगी, या मैं कहता हूँ एक ही पीढ़ी है, लेकिन जब वो शहर में गया होगा तो उसने सारी व्यवस्थाएं वहाँ बनाई होंगी। उसने वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन कराया होगा, वहाँ उसने अपनी सारी व्यवस्थाएं कर ली होंगी, घर उसका छूट गया होगा। भाई आजकल आप स्थिति देख रहे हैं, घरों में है कौन? या तो 2 बूढ़ा और बुढ़िया हैं, नहीं तो बाजे घरों में तो ताले ही लगे हैं, जो कि उदाहरण हम आपको आंकड़े बता ही रहे हैं कि घरों की स्थितियाँ ये हैं, पलायन हो रहा है। अब आदमी जाए तो जाए कैसे? भाई वो नौकरी तो यहाँ कर रहा है, मान लिया जाए बिजनौर में या नजीबाबाद में या लखनऊ में या दिल्ली में मैं सेटल्ड हूँ, मैं वहाँ नौकरी कर रहा हूँ। अब मैं पहाड़ जाता हूँ तो भाई मेरे बच्चों की शिक्षा का खर्चा भी मुझे चाहिए, जो मेरा परिवार है उसके लिए खाना भी मुझे चाहिए, और मैं पहाड़ में जाके मतलब वो सुविधाएं अब आपको पहाड़ में नहीं मिल पाएंगी जो आप प्लेन में रह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अगर वहाँ पर जाता हूँ, कोई काम करता हूँ, तो उस काम को शुरू करने के बाद में मुझे जो अर्निंग होगी वो कितने महीने बाद होगी? 2 महीने, 3 महीने, साल भर, कुछ तो समय लगेगा। उस समय के लिए सरकार के पास में ऐसी क्या व्यवस्था है
कि भाई जो माइग्रेशन वापस कर रहे हैं, जा रहे हैं पहाड़ों से, आप कह रहे हैं कि सरकार मदद कर रही है। सरकार पैसा ही तो दे रही है ना, सरकार ने तो वो पैसा ले लेना है, लेकिन उनके लिए फिजिकली कोई व्यवस्था कीजिए आप ऐसा। भाई पैसे से सब कुछ नहीं होगा, पैसा तो उसके पास उधार चढ़ गया ना, उसके पास उधार चढ़ गया, आज उसने लोन ले लिया। नहीं, उसमें एक चीज़ और भी, ये आपने शायद नहीं पूछा होगा कि जो गैस सिलेंडर मान लिया यहाँ 1100 में 1000 रुपये में मिल जाता है, तो वो पहाड़ पे चढ़ाने के लिए जिस मजदूर को लगाया जाएगा 300-400 रुपये वो एक्स्ट्रा ले लेगा, तो वहाँ 1500-1600 रुपये का सिलेंडर मेरा कहने का मतलब तो ये वाला जो ओवर खर्च है उसको सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? कुछ भी जो कुछ भी है, मेरा तो कुल कहने का मतलब ये था कि जब वो जाएगा तो उसको एकदम अर्निंग तो होगी नहीं। हाँ। तो वो कहाँ से आएगा, उसकी व्यवस्था क्या है सरकार के पास में? सरकार ने तो कर्जा दे दिया आपको। क्या जवाब था उनका? तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं जब किसी से भी ये कहता हूँ तो लोग बाग हंसते हैं मेरी बात सुन के। जी जी जी। मैं बिल्कुल सही बात बताऊँ तो उन्होंने, वो अपनी सोफे पर बैठे थे, वो खड़े हुए और हाथ जोड़े उन्होंने, और उन्होंने मेरे से एक ही बात कही कि आपकी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो यानी कि एक पलायन आयोग बना दिया गया है, अब 1-2 कर्मचारी उनके पास हैं पूरे उत्तराखंड के लिए जी और पलायन आयोग का जो दफ्तर है वो सिटी में है जी, ग्रामीण क्षेत्र में जाते नहीं है, तो इसके दम पे तो पलायन नहीं रुकने वाला है। पौड़ी में है वो, है ना, इसके दम पे तो पलायन नहीं रुकने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन पलायन बड़ी समस्या है, इसको रोकना, मैं रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब चीन अपने इंटीरियर क्षेत्र से, अंदर वाले क्षेत्रों से लोगों को ला करके सीमा पर पूरे गांव बसा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उन्होंने पूरा, तो ऐसे में भारत सरकार को क्या अपील नहीं करेंगे आपके, भारत सरकार को एक बढ़िया सा कॉरिडोर बना करके और वहाँ लोगों को बसाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और ये करने के बाद में वहाँ के जो वासिंदा हैं, जैसे कि अभी जिक्र हुआ था कि जो हमारे सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, है ना, वो हमारे एक तरीके से सैनिक होते हैं। बिल्कुल। तो उनको उसी ढंग से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो हम सुविधाएं अपने सैनिकों को देते हैं उनको भी उसी तरीके से व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे कि वो वहाँ पर टिके रहें और हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। अगर हमारे सीमांत गांव आबाद रहेंगे तो हमारी पूरी जो व्यवस्था है, हमारा जो देश है, ये सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय हमारे दर्शकों को दिया और कुछ समस्याएं आपने बताई, और यह विकट समस्याएं हैं जिसके लिए सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।